नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। देखिए, जो मैं कहूंगा कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने संविधान की इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि अब इन्हें ये ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन वो एक अतिरेक की स्थिति में पहुंच गए। जनता उस अतिरेक की स्थिति में नहीं पहुंची। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक तरह से भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है वो। और वो अगर मैं कहूं 1973 जो केशवानंद भारती केस है, वहां पर भी जो है उसको माना गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है, कभी हेडलाइन मैनेजमेंट की कहानी, कभी कुछ। अब संक्षेप में मैं एक चीज चुनाव वक्त में आ रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन। अब आज सोच के देखिए कि ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी थी, उसके ऊपर चर्चा ना हो सके, आज भी ये हेडलाइन मैनेजमेंट का ही हिस्सा था राजीव। क्योंकि जब तमाम जगह पे बीजेपी के लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि आपको अगर वन नेशन वन इलेक्शन में इतनी ज्यादा रुचि है, आपको जम्मू कश्मीर का चुनाव तो साथ में करा दीजिए। 31 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के चुनाव कराने थे आपको, वहां पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में करा दीजिए। हरियाणा के मामले में, अरे अभी तो मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, विधानसभा भंग कर देते। 6 महीने बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप 6 महीने के लिए आप नए मुख्यमंत्री लेके आ जाते हैं। वो जो आपने कहा ना राजीव जी कि राष्ट्रीय पार्टियों में 2 पार्टियों का नाम है जो समर्थन कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को भी हटा दीजिए राजीव जी। वो भी कहने के लिए समर्थन कर रही है, करने के लिए समर्थन वो भी नहीं कर रही है। हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए न्यूज लाना था, नहीं तो कम से कम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब कुछ ज्वलंत उदाहरण हो सकते थे। तब एक जो कि राष्ट्रीय पार्टी बची उसके समर्थन के लिए। इसलिए उस मुद्दे को मैं भी यहीं पे छोड़ रहा हूं। अब आ रहा हूं चुनाव आयोग के मामले के ऊपर। देखिए, यह एक अति गंभीर मामला है, और गंभीर मामला इसलिए है कि सरकार जो है कि होता है ना कि आपको चेतावनी दिया जाए, लेकिन उस चेतावनी के बावजूद भी आपका रवैया वैसा ही हो। क्योंकि जब अरुण गोयल की नियुक्ति हो रही थी, तब भी आप 15 मई 2022 को वो पद खाली हुआ था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई शुरू कर दी और लगा सरकार को कि इलेक्शन कमीशन कुछ नया रूपरेखा लेके, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति को लेकर कुछ नए नियम कानून ला सकती है, तब सोचिए उसी बीच में उन्होंने आनंद फानन में इस्तीफा दिलाते हैं और अगले दिन जो है कि उनकी नियुक्ति होती है। तो वो स्पीड वाली नियुक्ति, वही चीजें फिर से अभी दिखाई दी जब सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को यह मामला लंबित था। एक तरह से देखिए, जब पिछले दिन पिटीशन के लिए लाया गया था तो खुद जज महोदय ने कहा था कि उनके पास मैसेज आया है चीफ जस्टिस का कि शुक्रवार को इसको लिस्टेड किया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा था कि 15 तारीख को ही जो है इस बारे में बैठक होने वाली है, स्पेशल, जहां पर नियुक्ति होने वाली है 2 लोगों की। लेकिन उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का वो इंतजार करे, और इन्होंने नियुक्ति कर डाली। अब आप सोच के देखिए कि जो कानून बना हो, देखिए हम लोग लगातार संविधान को जब पढ़ते हैं, संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ की स्थिति होती है, वो सामान्य कानून की स्थिति नहीं होती है राजीव जी। वो एक तरह से उनकी स्थिति, आप मान लीजिए संविधान संशोधन वाले स्थिति में आ जाते हैं। आपने अचानक से उससे सीजीआई को बाहर का रास्ता निकाल दिया और उसमें से एक सबऑर्डिनेट मंत्री को लाके आपने बहुमत सीधे सीधे केंद्र सरकार के पक्ष में कर दिया। तो ये तो फिर कोई इसमें निष्पक्षता की बात उसी पॉइंट पर खत्म हो गई। वो हम लोगों ने देखा कि आखिर कैसे इतने सारे नाम आप देर रात में आप दे रहे हैं किसी को, कि आप सैकड़ों की संख्या में नाम दे रहे हैं, और वो नाम कैसे कोई व्यक्ति पढ़ेगा। आप या तो चाहते तो आप 6 लोगों का जो सर्च कमेटी में जिसके नाम आए थे, उन्हीं 6 लोगों को जो है कि बीजेपी जो है कि सीधे सीधे उनके नाम भेजती चौधरी जी के पास, जो है अधीर रंजन जी के पास। लेकिन अधीर रंजन जी ने वो मौका नहीं मिला। 10 मिनट पहले आप उन्हें नाम दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई रिसर्च कैसे कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनको लगा कि अरुण गोयल जो है वो तो उनके काम के नहीं रहे, वैसे स्थिति में उन्होंने जो है कि फिर से अपने 2 महत्वपूर्ण लोग ढूंढे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, अगर प्रधानमंत्री भी नियम तोड़े तो उनकी आंख में आंख डाल के सवाल पूछे उनसे कि आपसे कैसे जो है कि नियमों का हनन हो रहा है। लेकिन क्या ये दोनों चुनाव आयुक्त वैसे होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मुझे याद है कि 2014 में चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी 8 मार्च को, 2019 में लागू हुई 10 मार्च को, और आज सोच लीजिए कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि 17 मार्च को। यानी कितना ज्यादा आपने विलंब किया है। आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को किस तरह से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो सरकार का जो दावा है ना 370 वाला दावा, वो दावा पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। अगर हमको 370 के दावे पे विश्वास होता राजीव जी,
तो बीजेपी के पास यह ऐतिहासिक मौका था कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके एक कॉलेजियम बना दिया था, निष्पक्ष और तटस्थ कॉलेजियम था। वो कॉलेजियम निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता और फिर कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता कि आप चुनाव आयोग की संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी उस मामले पे, और बीजेपी भी कहना गलत चीज होगा, मोदी जी उस मामले को लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हैं। घटना तो देखिए, इनकी नियुक्ति के चूंकि इलेक्शन कमीशन का मामला भी जनता के बीच में, 2020 में इन्होंने सीवीसी की नियुक्ति की थी और सीवीसी की नियुक्ति में तो इन्होंने सारे नियम कानून ऐसे तोड़े थे कि सर्च कमेटी ने जिन नामों को सुझाया था उन नामों को भी इन्होंने नहीं लिया था राजीव जी। सर्च कमेटी के एक मेंबर को लास्ट में जो उसी का नाम डाल दिया। तो ये तो यहाँ पे ये है कि पता नहीं नियम कानून किसी चीज का कोई महत्व है या नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये संवैधानिक संस्थाओं को कोई महत्व नहीं देता और उनको तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है ये। आप अगर बीजेपी को अगर झटका लगा था इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले को लेके, आप मान लेते फैसला को सीधे सीधे, बीजेपी मानती, लेकिन नहीं मानी। आपने स्टेट बैंक को फिर से वहां पे भेज दिया। क्यों भेज दिया? तो वो सब सवालों के दायरे में हमें लग रहा है कि जितना ही ज्यादा ये संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जनता के सामने में परसेप्शन खराब हो रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला इतना नहीं बिगड़ता राजनीतिक, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती और सीधे मान लेते, सूचनाएं तो आएंगे, वो छुपेंगे नहीं। लेकिन उसमें सरकार का रवैया दिख गया जनता के सामने में कि सरकार किस तरह से उस मामले में जो है कि छुपाने का प्रयास कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में भी यही हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम केवल ये चीज कर दे कि वीवीपैट के जो 5% है उसको 50, 60, 70% कम से कम पर्चियों की गिनती को अनिवार्य बना दे, तो भी यह इलेक्शन काफी ज्यादा जो है फ्री एंड फेयर हो जाएगा। लेकिन सरकार की छवि खराब हुई है और सरकार के 370 के दावे पर जनता विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि आपको अगर इतना परपंच करके चुनाव जीतने की नौबत आ रही है तो ये 370 और 400 वाले लक्षण नहीं है, ये 150 सीट जीतने वाले लक्षण है राजीव जी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत में मैं यहां अपने प्रस्तावना में रख भी रहा था कि आखिर 370 सीटें किस दम पे भाजपा कह रही है, और क्या यहां एक ही दम है, वो है चुनाव आयोग। इसके अलावा कुछ और है क्या? और चुनाव आयोग का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए यहां एक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की बात होती है बार बार। चुनाव आयोग आखिर क्यों पारदर्शी तरीके से चुनाव क्यों नहीं करवा रहा है? आखिर क्यों सवालों के घेरे में लगातार चुनाव आयोग रह रहा है? क्यों चुनाव आयोग के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे इलेक्शन जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं, आप 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर पे जाकर वोटिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कितनी पारदर्शिता है? क्या सब कुछ वहां सही है? जो बैलेट पेपर्स हैं वो सब सही हैं क्या? या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव हो रहे हैं वो सब कुछ सही है क्या? वहां हेरफेर नहीं है? ये सारे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। उम्मीद यही है कि ये जो 2 नए आए हैं ये ईमानदार निकलें और ईमानदारी से चुनाव करवाएं। इस देश के लोकतंत्र की डिमांड भी यही है कि ईमानदारी से चुनाव हो, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी मजबूत भी रहेगा। लेकिन आना चाहता हूं, एक दूसरी बात यहां रखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।